Welcome to our channel Study Champs. If you are preparing for HS exam of WB boards, then please subscribe our channel because we are going to upload chapter wise video of each subject here. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर, जिसका सबसे पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के तीन कंसेप्ट है जो हमें समझना ज़रूरी है। सबसे पहला है मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है? तो ये है गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए हमें इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और उस इनपुट्स को हासिल करने के लिए हमें कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं और वही पैसे को हम लोग मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा कंसेप्ट है रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो मनी में मेजर नहीं करी जा सकती, जैसे कि सोसाइटी जो कॉस्ट बेयर करती है, जैसे पोल्यूशन होता है इंडस्ट्री सेट करने पे, तो वो सारी चीज़ें जिसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते वो होगा रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब लास्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स वो अर्निंग जो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने रिजेक्ट कर दी क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उससे ज़्यादा अर्निंग हुआ किसी ऑल्टरनेटिव सोर्स से। फॉर एग्जांपल, आपको 10,000 रुपये मिल रही थी एक कंपनी से सैलरी और एक कंपनी से 20,000। दोनों ही से आपको ऑफर आया 10,000 और 20,000 का, तो हुआ क्या, आप जाएंगे 20,000 की तरफ। तो जो 10,000 हुआ ना, जिसको आपने रिजेक्ट किया, वो होगा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब है वो चीज़ें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकती हैं। सबसे पहला है अमाउंट ऑफ आउटपुट। अगर आपको ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो आपको इनपुट ज़्यादा लगेगा, और इनपुट ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आपको कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा। इनपुट ज़्यादा चाहिए तो आपको ज़्यादा पैसे भी खर्च करने होंगे, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जो दूसरा पॉइंट आता है वो है एफिशिएंसी ऑफ इनपुट। अगर आपका इनपुट इनएफिशिएंट है, एफिशिएंट नहीं है, मतलब उसकी कार्य क्षमता कम है, तो होगा क्या कि आपका जो टारगेट है, जो आपने सेट किया है कि इतना आउटपुट बनना चाहिए, वो पूरा नहीं होगा। आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि और इनपुट लगाने पड़ेंगे और पैसे खर्च करने होंगे, तब जाके आपका टारगेट पूरा होगा। थर्ड पॉइंट आता है प्राइस ऑफ इनपुट। अगर इनपुट का प्राइस ज़्यादा है तो आपका नॉर्मल सा बात है, आपको ज़्यादा इनपुट लगाने में भी ज़्यादा पैसा लगेगा। कम इनपुट मतलब आपको पैसे ज़्यादा लगेंगे, खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उसी जगह अगर इनपुट का प्राइस कम है तो आपको कम खर्च करना होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। थर्ड हो जाता है टेक्निकल एनवायरनमेंट। टेक्निकल एनवायरनमेंट मतलब सारी चीज़ें जो डेवलप कर रही है, मशीन्स, फैक्ट्रीज में जो मशीन्स लगती हैं वो सारे भी डेवलप कर रहे हैं। अगर टेक्निकल एनवायरनमेंट इम्प्रूव कर रहा है तो आपको भी अपने लेबर को ट्रेनिंग में भेजना होगा, जिससे होगा क्या कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो टेक्निकल एनवायरनमेंट भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। आखिरी में आता है अदर फैक्टर्स। अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिया तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट होता क्या है। फिक्स कॉस्ट होता है वो एक्सपेंडिचर जो हम फिक्स फैक्टर को एक्वायर करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, लैंड को हमने परचेज किया तो हुआ क्या, लैंड फिक्स फैक्टर है, उसे एक्वायर करने के लिए जो हमने पैसे खर्च किए वो होगा फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर जो वेरिएबल फैक्टर को एक्वायर करने के लिए हमने खरीद किए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, लेबर को हमने वेजेस दिए तो वो क्या वेरिएबल फैक्टर है, वो चेंज होता रहता है। लेबर का जो वेजेस है वो चेंज होता रहता है, इसलिए वो वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है। अब आता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट बहुत ईजी है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिला देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट बन जाएगा। इससे पहले कि हम लोग रिलेशन जाने बहुत सारे कॉस्ट का, हमें जानना ज़रूरी है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है एक आउटपुट में जितना भी फिक्स कॉस्ट यूज हुआ है वो होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। आउटपुट को हम लोग क्यों से डिनोट कर रहे हैं हम। और उसके बाद आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एक आउटपुट में जितना वेरिएबल कॉस्ट यूज हुआ है उसे बोलेंगे हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसका भी फॉर्मूला सेम आता है, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। एवरेज टोटल कॉस्ट का मतलब एक आउटपुट में हम जितना टोटल कॉस्ट यूज किए हैं उसे कहेंगे हम लोग एवरेज टोटल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला भी वही आता है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। या फिर इसका एक और फॉर्मूला आता है जो कि है एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। चलिए अब जान लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में क्या रिलेशन है। इसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये रिलेशन जो है ये बिल्कुल उल्टा है। इसका ग्राफ भी उल्टा है। किसका? मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का रिलेशन का, ठीक है।
तो उसे ध्यान में रखते हुए अगर आप ये समझेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहला है, जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम होगा तो एवरेज कॉस्ट डिक्रीज करेगा, जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगा एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करेगा, जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट बराबर में होंगे तो एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पे होगा, और बोथ दोनों ही मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट यू शेप होगा, लेकिन उसका जो चेंजिंग रेट होगा ना, जब वो ग्राफ चेंज हो रहा होगा, वो रेट मार्जिनल कॉस्ट में ज़्यादा होगा और एवरेज कॉस्ट में कम होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि शेप ऑफ शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व कैसा होता है। इसे जानने से पहले हम जान लें कि शॉर्ट रन में क्या होता था। शॉर्ट रन में हमारा एक फैक्टर फिक्स रहता है और बाकी सारे भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो वेरिएबल रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एक फैक्टर फिक्स है, यानी वो आउटपुट चेंज होने से चेंज नहीं होगा, यानी हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनेगा उसका, जो कि होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसा होता है। तो वो होता है इन्वर्टेड एस शेप। क्यों होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करता है पर डिमिनिशिंग रेट से। जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में डिमिनिशिंग रिटर्न होता है तब टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से। टोटल कॉस्ट का जो शेप है शॉर्ट रन में वो बिल्कुल सेम रहेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, लेकिन कुछ दूरी में रहेगा। क्यों ये दूरी है? ये दूरी है टोटल फिक्स कॉस्ट की वजह से। चलिए जानते हैं टोटल प्रोडक्ट और टोटल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन है। टोटल प्रोडक्ट का शेप कैसा था? पहले इंक्रीजिंग रिटर्न फिर डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी एस शेप बनता था। लेकिन टोटल कॉस्ट में क्या है? सिर्फ उल्टा है, इन्वर्टेड एस बनता है। पहले डिमिनिशिंग रिटर्न है फिर इंक्रीजिंग रिटर्न है। तो यही चीज हम यहाँ पे देखेंगे रिलेशन में क्या है। सबसे पहला पॉइंट, व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट टोटल कॉस्ट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। पॉइंट नंबर 2, व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट टोटल कॉस्ट यानी टीसी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। थर्ड पॉइंट है एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी जहां पे ये दोनों चेंज हो रहे हैं, इंक्रीजिंग से डिमिनिशिंग और डिमिनिशिंग से इंक्रीजिंग हो रहे हैं, जो पॉइंट है वहां पे क्या होगा? एमपी इज एट इट्स मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे होगा, और एमसी मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम पे होगा। चलिए हम लोग जान लेते हैं आखिरी कंसेप्ट जो है रिलेशन बिटवीन शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। सबसे पहले हेडिंग का मतलब जानते हैं। हेडिंग का मतलब ये है कि शॉर्ट रन के जितने भी कॉस्ट है वो और लॉन्ग रन के जितने भी कॉस्ट है वो, उनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, लॉन्ग रन कॉस्ट हमेशा या तो कम होगा या तो बराबर होगा शॉर्ट रन के कॉस्ट से, ठीक है। दूसरा आता है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, दोनों ही शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के यू शेप के होंगे, लेकिन फ़र्क ये होगा कि लॉन्ग रन के जो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट होंगे वो ज़्यादा फ्लैटर होंगे इन कंपैरिजन टू शॉर्ट रन के मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट से।